तो नमस्कार दोस्तों, आज से जो है लेक्चरर फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस अगर हम बैच में अगर हम बात करें तो ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है आज से ही। इस बैच में अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्योंकि अभी मेंस की तो डेट अभी डिसाइड नहीं हुई, स्क्रीनिंग की डेट है वो अप्रैल के आसपास हो जाएगा। उसके 1 या 1.5 महीने या 2 महीने के बाद ये ध्यान में रखना कि एग्जाम मेंस का भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जून जुलाई के आसपास मेंस का भी एग्जाम, मई हो गया, जून जुलाई के आसपास हमारा मेंस का भी एग्जाम हो जाएगा। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा लेट नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो सके हमें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अगर हम अपने फिजिक्स के सिलेबस को अगर देखें तो उसमें टोटल ओवरऑल 22 यूनिट्स हैं। अगर हमने फिजिक्स का, अगर हम आपके पास सिलेबस को अगर देखने की कोशिश करें तो हमारे फिजिक्स के जो सिलेबस में अगर हम देखें तो ओवरऑल 22 यूनिट है, ठीक। और इन 22 यूनिट्स में हमने, क्योंकि उनने जो यूनिट बना रखी है वो आगे पीछे बना रखी है, कुछ यूनिट पे आपको पहले डाल दिए, कुछ जो पहले आनी चाहिए तो बाद में डाल दिए। तो हमने लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर हम इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बन नहीं पाएंगे। या फिर हम जब पहले, अगर मैं सपोज के लिए कोई अगर टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बात है आपके पास वो आगे होंगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें आपके पास हर बात समझ में आए। तो इसके लिए हम आपके पास, हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे उसमें यूनिट वाइज मेंशन है वैसे नहीं डिस्कस करेंगे, हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि हमें हर बात समझ में आए। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो हम जैसे जैसे हम यूनिट आपके पास डिस्कस करते रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि हम इस यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं करके पहले, देन उसके बाद इस यूनिट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो उससे हमें हमारे लिए डिस्कस करना या समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वॉइस वगैरह क्लियर आ रही होगी आपको, एक बार बता देना वॉइस वगैरह क्लियर आ रही नहीं आ रही करके टेक्स्ट में, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाएगा। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही है? एक बार टेक्स्ट करके मुझे बता देना। चलिए, तो ठीक है। फिर अगर हम बात करें, मैंने आपको बता ही दिया है आपके पास, ठीक है, 22 इसमें यूनिट है, वही पुराना ही आपके पास पैटर्न है, सिलेबस भी वही है आपके पास, पुराना 2021 वाला ही आपके पास पैटर्न है, ठीक है। और फिर से अगर हम बात करें तो वही आपके पास पैटर्न बनेगा, एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह का भी वही पैटर्न बनेगा, 200 क्वेश्चन जैसे आते थे वही क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो बनेंगे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली 2021 के कंपेयर में, तो इस बार जो पेपर बनेगा थोड़ा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा आपको स्ट्रांग होगा। तो हमको हर बात को समझते हुए आपके पास सिलेबस को पूरा करना है, ठीक है। तो आज के सिलेबस में अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि उन्हें यूनिट आगे पीछे मेंशन कर रहे हैं हम, लेकिन आगे पीछे नहीं पढ़ेंगे, हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारी सारी चीजें कनेक्ट हो पाए। तो अगर हम बात करें, पहले हम आपके पास इसमें आपके पास डिस्कस करें यूनिट नंबर आपके पास क्या, यूनिट नंबर आपके पास 18 होगी आपके पास, अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 18 अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर हम 18 सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 18 में आपके पास क्या है, ये अगर आप इसमें देखोगे मेथड ऑफ आपके पास इसमें, या फिर आप मैथमेटिकल मेथड्स आप ज्यादा बेटर वे में बोल सकते हो, मैथमेटिकल मेटिकल मेथड, ठीक है। मतलब मैथ्स के टूल के बारे में है, अगर आप अगर देखने की कोशिश करो तो मैथमेटिकल मेथड्स करके आपके पास मेंशन होगी, अगर उसमें आप देखोगे तो, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स करके होगा। इसमें हमने करना क्या, हमें इसमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद इसमें स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम है आपके पास, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, मैट्रिक्स वगैरह है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके पास मैट्रिक्स है। और फिर उसके बाद हमारे पास है आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, और देन उसके बाद हमारे पास इसमें होगा टेंसर वाला पार्ट होगा। तो ये सारा पार्ट हमें आपके पास इसी में कवर करना है, जो मैथमेटिकल, अगर आपने जब एमएससी करी थी तो एमएससी के टाइम पर
आपने देखा होगा जो पहला मैथमेटिकल आपका फिजिक्स का पहला पेपर होता था, ये वही यूनिट है। तो वो पहला पेपर होता था इसीलिए पढ़ाते थे ताकि हमें सारी बातें क्लियर आगे की हो, इसलिए हम आपको इसको सबसे पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें इसमें आपके पास क्या मैथमेटिकल मेथड में आपके पास सबसे पहले हम इसका अगर हम सबसे बेसिक अगर हम बात करें, देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली मेंशन है, कुछ आपको मेंशन नहीं है। जैसे यूनिट और डायमेंशन वाला पोर्शन मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उससे भी बहुत बार बनता है। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे ऐसे बनते हैं जिसमें हमें आपके पास क्या होता है जरा बोलो, यूनिट और डायमेंशन की हेल्प से बड़ी इजीली तरीके से हो जाते हैं। कई क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट करके आपको पास वेरीफाई करके चेक हो जाता है। तो करना क्या है, हमें उन चीजों को भी फोकस करना जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछ ली जा रही है, आपको ये भी पता है। तो हम क्या डिस्कस करते हैं, पहले मैथमेटिकल मेथड में उस पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास बेसिक हमारा मैथमेटिकल वाला पोर्शन है, फिर जो सिलेबस वाला पार्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब ये डिस्कस क्यों किया जा रहा है, जो आपके पास सिलेबस में नहीं है वो क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम उस पोर्शन को स्किप कर देंगे तो बहुत जहां कहीं कहीं का बीच बीच में आपके पास हम उन बातों को करेंगे कि ये हमें पता होना चाहिए करके, तो अगर पता नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम आपके पास वही डायमेंशन और यूनिट्स वगैरह के बेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैट्रिक्स और आपके पास फिर टेंशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, अगर हम आपके पास डिस्कस करने की कोशिश करें तो आपके पास सबसे पहले हम आपके पास इसमें यूनिट एंड डायमेंशन वाले पोर्शन को आपके पास डिस्कस करें। ये कहीं पर भी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मैक्सिमम हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कई बार डायमेंशन की हेल्प से कि ये करेक्ट है या आपका इनकरेक्ट है करके इससे आपके पास इजीली वेरीफाई कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। ठीक है, कई बार डायरेक्टली आर बाई एल की डायमेंशन आ जाती है, जेड बाई एच की डायमेंशन आ जाती है, क्या है करके ये किसके इक्विवेलेंट है करके, तो इससे भी हमें कई बार क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत बार बनता है तो हमें पता होना चाहिए, तो हम बेसिक से ही सारी बातों को डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। इस यूनिट को स्टार्ट करने का रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो यूनिट और डायमेंशन में अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके पास पॉइंट आता है आपके पास क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास क्या, जरा बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है करके, तो अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी क्वांटिटी जो मेजर हो रही है, कुछ भी जो भी मेजर हो रहा है, आपको पता है डेली लाइफ में हम बिना मेजरमेंट के काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर हम कहते हैं कि आपके पास ये करो या वो करो, कुछ भी चीज अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा, कुछ भी चल रहा, कोई भी काम हो रहा है, तो सब कुछ मेजरमेंट के हिसाब से ही होता है। बिना मेजरमेंट के हम आपके पास कुछ नहीं कर सकते। अगर बिना मेजरमेंट के अगर हम कुछ करने की अगर कोशिश करें तो नॉर्मल सी बात है, हमारे लिए जो डेली लाइफ हम जो स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं, इजी बनाने की कोशिश करते हैं, वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अगर ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको भी मेजर किया जा रहा है, जिसको भी फिजिक्स में मेजर किया जा रहा है वो सब फिजिकल क्वांटिटी, जिसको भी मेजर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें दो तरीके, इसमें दो लाइनें आती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके पास अगर हम बात करें, आपके पास कहा क्या जाता है, दोस क्वांटिटी विच आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर। डायरेक्टली मतलब जैसे आपसे कहूं मैं एक टेबल की लेंथ मेजर करनी है, आप इजिली मेजर कर लोगे। एक टेबल की लेंथ मेजर करने के लिए कहूंगा तो आप इजिली उसको मेजर कर लोगे। इनडायरेक्टली मतलब जैसे मैंने कहा आप सन का टेम्परेचर बताओ, तो सन का टेम्परेचर ऐसा नहीं है ना आपने थर्मामीटर लगाया बता दिया, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड होती है, आपने पढ़ा भी है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। ठीक है, रेडिएशन जो आ रही होती है उसको देखना होता है, फिर उसके बाद सन से आने वाले रेडिएशन को, और आपके पास विंड कांस्टेंट आपको पता है तो आप बता सकते हो टेम्परेचर क्या है करके। तो ये सारी बातें आपके पास, कुछ तरीके ऐसे होते हैं डायरेक्ट, कुछ तरीके होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक, तो अगर हम बात करें दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड आपके पास क्या, फिजिकल क्वांटिटी। देखो हमारे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए एंड तक का। अगर हमारे पास प्रॉपर अगर नोट्स नहीं होंगे और हमारे पास, और हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए दोस क्वांटिटी, ठीक है, which can be measured, ठीक है, which can be measured directly और indirectly it's called, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। डेली लाइफ में आप सभी को देखते हो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, ये सारी के सारी आपके पास ये समझ में आता है हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, जरा बोलो, ये फिजिकल क्वांटिटी है।
ठीक, जिनको हम मेजर कर रहे हैं डेली डे टू डे लाइफ में। अब जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर करते वक्त आपके पास कुछ बातें आपके पास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोलूं, हमने आपके पास एक एग्जांपल आपसे आपके पास बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा एक ये कोई रॉड है, इस रॉड की लेंथ मेजर करने के लिए आपसे कह रहा हूं, तो इस रॉड की जो लेंथ होती है नॉर्मल सी बात, आप कुछ कहोगे ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कुछ तो कहोगे। सपोज के लिए आपने कहा इस टेबल की जो लेंथ है या इस रॉड की जो लेंथ है आपने क्या कहते हैं 2 मीटर बोल दिया। 2 मीटर कहने का मतलब क्या है, अगर आप समझ पा रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं। क्या है? एक तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक ये नंबर है और उसके साथ जुड़ा हुआ एक और टर्म है। ये जो नंबर होता है इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? न्यूमेरिकल नंबर। इसको क्या बोला जाता है? ये जो आपका टर्म आता है इसको बोला जाता है यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। किसमें मेजर कर रहे हैं करके, अभी समझेंगे यूनिट भी क्या होती है करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी अगर लिखा जाता है तो उसमें एक नंबर होता है पहली बात, उसमें एक आपके पास क्या होता है जरा बोलो, टर्म होता है जिसके कंपेयर में चीजें मेजर की जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? यूनिट। मैंने कहा इसमें दो चीजें होती है, इसका मतलब कभी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी आपके पास जरा बोलो? एन इंटू यू के फॉर्म में लिखी जाएगी। एन इंटू यू का मतलब क्या है? एन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर, एन हमारे पास क्या है जरा बोलो? न्यूमेरिकल नंबर, और यू क्या है जरा बोलो? यूनिट है। यू क्या है जरा बोलो? यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आप जैसे आप अगर मनोर कुछ भी आप मेजर करो डेली लाइफ, बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ भी मेजर करो, फोर्स मोमेंटम, हमेशा आप बोलोगे 10 न्यूटन। 10 कैसे पता नहीं चलेगा 10 क्या है करके, जब तक आप उसके यूनिट नहीं बनाओगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी ये आपके पास ये क्या है? एक्स कोई ये क्या है जरा बोलो? ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर रहे हो। ये क्या है जरा बोलो? फिजिकल क्वांटिटी। ये समझ में आना चाहिए। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये न्यूमेरिकल नंबर है, ये उसकी यूनिट है। अब इसमें एक और बात आती है, यहां से अगर हम आगे समझने की कोशिश करें तो ठीक, इसको नोट कर लेना, इसको मैं हटा देता हूं, समझने की कोशिश करेगा। देखिए अगर हम बात करें एक एग्जांपल से, अगर समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करना। मैंने अभी आपसे कहा एक रॉड हमारे पास जिसकी लेंथ आपके पास कितनी है जरा बोलो? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। तो जब हम बोल रहे हैं आपके पास किसी रॉड की लेंथ 1 मीटर बोल रहे हैं या 2 मीटर कुछ भी बोल रहे हैं, तो इसी को हम एक और आपके पास बोल सकते हैं 1 मीटर को, और हम क्या बोल सकते हैं जरा बोलो? 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहां मेजर करने का तरीका अलग है, यहां मेजर करने का तरीका अलग है। यहां अगर आप देखो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास कुछ है, इसकी यूनिट को अलग है। यहां आपके पास न्यूमेरिकल नंबर आपका बदल चुका है, इसकी यूनिट भी बदल चुकी है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं इस रॉड की जो लेंथ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करो, मीटर में मेजर करो, उसकी रॉड की लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रॉड की लेंथ अगर आपके पास 1 मीटर तो 1 मीटर रहेगी, चाहे आप उसको किसी में भी मेजर करो। अच्छा, तो ये समझ में आता है, ये आपके पास N1 U1 आपके पास अलग अलग हो जाएंगे जब आप जैसे जैसे मेजर करोगे, तरीके बदलेंगे, तो ये न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट बदले होंगे, लेकिन ये जो N होगा ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब N इंटू यू आपके पास जो टर्म आ रहे हैं, या N2 इंटू यू2 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? L, और L कैसा है? कांस्टेंट है। तो यहां से पूरे की इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें, N1 U1 इक्वल हमारे पास क्या मिला? N2 U2 मिला। और ये कैसा होता है जरा बोलो? ये आपके पास पूरा क्या होता है जरा बोलो? कांस्टेंट। और यहीं से हम आपके पास एक लाइन लिख सकते हैं, एन इंटू यू का जो प्रोडक्ट रहेगा इसका मतलब क्या होगा? हमेशा क्या रहेगा जरा बोलो? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो यहां से एक बात लिखी जा सकती है, क्या लिखी जा सकती है? एन इक्वल आपके पास कांस्टेंट डिवाइडेड बाई यू। देखो, हो सकता है ये बातें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बहुत अच्छी बातें पढ़ी हैं तो, लेकिन हम चीजें बेसिक से ही डिस्कस करेंगे और हर बात को डिस्कस करेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि इनमें हमारे पास कई बच्चे ऐसे भी होंगे आपके पास कि जिन्हें आपके पास इनिशियल से आपके पास देखा नहीं होगा, या इनिशियल से आपके पास ये बेसिक चीजें पढ़ी नहीं होंगी, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आए करके, इसलिए हम बेसिक से ही सारी बातें डिस्कस करते हुए चलेंगे और सिलेबस भी पूरा होगा, इस बात की श्योरिटी रखिए। तो एन इज इनवर्सली, अगर आप देख रहे हैं तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या जरा बोलो? यू। मतलब अगर आप इस रिलेशन को अगर समझ पा रहे हैं, इससे क्वेश्चन बनता भी है कि एन और यू में क्या रिलेशन होता है। चार ऑप्शन आपको देगा इस तरीके से, न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर
चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एन और यू में रिलेशन क्या होता है कि न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट आपके पास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि यूनिट अगर आपके पास क्या है, जरा बोलो, यूनिट अगर आपके पास सपोज के लिए स्मॉल है तो न्यूमेरिकल नंबर लार्ज होगा। देखो सेंटीमीटर और मीटर में आपको पता है ये स्मॉल यूनिट है, तो इसका न्यूमेरिकल नंबर लार्ज है नहीं? ये मेरा आपका 100 है, इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है। यूनिट लार्ज होगी तो इसका न्यूमेरिकल नंबर छोटा होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक। और एन और यू में ग्राफ भी कई बार पूछा गया, तो एन और यू में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एन, ये हो जाएगा आपके पास यू, ये हो जाएगा आपके पास ग्राफ, ठीक। कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा ग्राफ है। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो। ग्राफ भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में हम आपके पास ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो ग्राफ आएगा तो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा ग्राफ आएगा। ये एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, ये भी आप समझते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है, ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा था आपसे, हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है आपका x इक्वल टू एनयू, एनयू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है और उसमें एन और यू में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स इक्वेशन, उसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसे। ये क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, एन का और यू का रिलेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है करके। ये अपने उसमें 2 क्वेश्चन है। अच्छा, अब हमने कहा ये जो u है, ये u क्या है? जब हम आपका हमने ये लिखा था x इक्वल टू आपका एन यू लिख रहे थे, तो हमने बोला था ये जो u है इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोले, यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट क्या होता है, इस चीज को भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है करके, तो यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, यूनिट क्या होती है करके जरा समझने की कोशिश करना। यूनिट, ठीक है, देखिए यूनिट क्या है अगर आपको समझना है तो मैंने जैसा आपसे कहा, मैंने कहा एक टेबल है, उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, तो आप कैसे मेजर करोगे? मैंने कहा आपको कोई भी इंची टेप यूज नहीं करना है जिससे आप मेजर करते हो डेली लाइफ में। कोई भी स्केल, कोई भी आपके पास इंची टेप मेजर नहीं करना, तो आप कैसे करोगे? ऐसे हाथ से मेजर कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं ये एक रॉड है, ऐसे करके इस रॉड की लेंथ मेजर करनी है और कोई स्केल यूज नहीं करना, तो आप ऐसे हाथ से मेजर करोगे, ऐसे करके करोगे नहीं करोगे? या फिर ऐसे करके कहोगे, मार्कर ऐसे करके रखोगे, पहले मार्कर रखोगे, फिर ये मार्कर रखोगे, कहोगे इतना है करके, कहोगे नहीं कहोगे? मैंने कहा आपके पास ये क्या है, कोई रॉड है, मैंने कहा इसकी लेंथ मेजर करके बताओ, ऐसे करके, तो आप पहले मार्कर ये एक बार ऐसे रखोगे, फिर एक बार ऐसे रखोगे, बोल दोगे आपके पास ये करके। तो इस रॉड की अगर आप लेंथ बोलोगे, आपके पास लेंथ ऑफ, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ, अगर आप रॉड बोलोगे, सुनते रहना क्या है करके, क्या बोलोगे? 2 टाइम्स ऑफ क्या बोल दोगे, जरा बोलो, लेंथ ऑफ क्या बोल दोगे, जरा बोलो, लेंथ ऑफ मार्कर, यही तो बोलोगे। ऐसा ही तो आ रहा था, कुछ आ रहा था, नहीं आ रहा था? तो यहां पर अगर आप समझ पा रहे हैं ना, देखो ये तो है लेंथ आपने मेजर करी इस रॉड की, ये तो फिजिकल क्वांटिटी बन गया, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी बन गया। ये क्या बन गया, जरा बोलो, ये न्यूमेरिकल नंबर बन गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, जरा बताओ तो फिर ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, जरा बोलो, यूनिट। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, जरा बोलो, यूनिट। समझ में आई बात? इससे आप क्या समझे? इससे ये समझ में आता है यूनिट वो कंपैरिजन टर्म होता है। कंपैरिजन मतलब जिसके कंपेयर में चीजें मेजर करी जा रही है। मैंने क्या बोला, इस रॉड की लेंथ जो है, इस रॉड की जो लेंथ है वो आपके पास किसके कंपेयर में, जरा बोलो, इस रॉड की जो लेंथ है वो आपके पास मार के कंपेयर में 2 टाइम्स है। हाँ, इस रॉड की जो आपके पास जो लेंथ है वो क्या है, जरा बोलो, मार्कर के कंपेयर में क्या है, 2 टाइम्स है। मार्कर के कंपेयर में, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं इसके कंपेयर में मैंने क्या बोला, 2 टाइम्स है करके। तो ये जो 2 टाइम्स, जो ये जो कंपैरिजन जो टर्म आ रहा है, ये क्या है, जरा बोलो, जिसके कंपेयर में चीजें हमने मेजर करी है, कंपेयर में मेजर करी है, इसी कंपैरिजन टर्म को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, यूनिट बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे किया जा सकता है? डिफाइन करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, जरा बोलो बोलो। डिफाइन अगर हम करें तो यूनिट को यहां पर मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपके पास डिफाइन कर देना यूनिट को, कहां पर, यहां पर, ऐसे करें। क्या है आपके पास, अब कंपैरिजन टर्म, ये क्या होता है, जरा बोलो, कंपैरिजन टर्म विच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। अब आप कहोगे सर, जब हम बात करते हैं, जब जैसे हम रॉड की लेंथ लिखते हैं, हम लिख रहे थे L इक्वल टू 1 मीटर लिख रहे थे, मतलब ये कंपैरिजन टर्म था, बिल्कुल ये कंपैरिजन टर्म ही था। अगर आपने कभी अगर ध्यान दिया होगा, एनसीईआरटी की लेंथ की बुक अगर कभी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा 1 मीटर की, 1 सेकंड की, 1 एम्पियर की, 1 केजी की डेफिनेशन होती है, बेसिक जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है।
हमने स्टैंडर्ड बनाए होते हैं चीजों को मेजर करने के लिए। हमको पता है जमीन मेजर करने के लिए मैम आपके पास बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते? जमीन हर जगह अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। जैसे पहाड़ों में नाली में मेजर करते हैं, अगर आपने देखा होगा शहर में एकड़ में मेजर करते हैं, बीघा में मेजर करते हैं, करते नहीं करते? स्क्वायर फीट में मेजर करते हैं। तो ये कंपेरिजन टर्म है जिसके कंपेयर में चीजें मेजर की जा रही है, एक्चुअल यूनिट। और यूनिट कुछ भी बनाई जा सकती है क्योंकि सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। समझ रहे नहीं आई बात? तो जैसे आपको बताया कि जैसे वेट इन जनरल अगर मेजर करते हैं तो आपके पास हम केजी वगैरह में मेजर कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बाहर को अगर देखें, आपके पास यूएसए साइड अगर देखें तो पाउंड डाउन में भी वेट बताते हैं। बताते नहीं? बता, जैसे आपने कभी रेसलिंग वगैरह अगर देखी तो रेसलिंग में जो वेट बताते हैं पाउंड में बताते हैं। तो है क्या, अगर आप समझ पा रहे हैं ये क्या होता है एक्चुअल में, जो आपका ये आपका कंपैरिजन टर्म होता है। और इसको डिफाइन करने के तरीके होते हैं आपके पास अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किए होते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है इनकी, एक्सपेरिमेंट से बनाई गई होती है। समझ में आई बात? ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यूनिट क्या होता है? कंपैरिजन टर्म। और सेम काइंड के चीजों से सेम काइंड की चीजें मेजर की जाएंगी। ऐसा नहीं आप लेंथ से आप वो मेजर कर ले रहे हो, क्या वॉल्यूम मेजर कर ले रहे हो। तो लेंथ वाली चीजों से लेंथ वाली चीजें मेजर की जाएंगी, एरिया वाली चीजों से एरिया वाली चीजें मेजर की जाएंगी। समझ में आई बात? ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यूनिट हमारे पास ये समझ में आता है। अब इसी में एक और पॉइंट आता है जो कि बेसिक है। बेसिक हम पहले डिस्कस करेंगे चाहे कुछ भी हो किसी भी उसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत, ताकि हमें चीजें बताओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है? अगर हम ब्रॉड वेड में अगर क्लासिफाई करें तो फिजिकल क्वांटिटी होती है आपके पास तीन तरीके की। कितने तरीके की? तीन। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी होती है आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये सब आपने सुने भी हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसमें आपके पास थोड़ा स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे। एक होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अब थोड़ा बहुत समझना, आपको क्या समझना है जरा समझने की कोशिश करना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ये एबीसीडी की तरह है। जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होती है, हमारे पास हमें पता है कि 26 एबीसीडी है, ठीक है, पता है ना, लेटर होते हैं आपके पास। तो अगर हम इनको देखने की कोशिश करें, इन्हीं से इंग्लिश का हर वर्ड इन्हीं से मिलकर बनता है, बनता नहीं बनता है? इन्हीं सारे लेटर आपके पास एबीसीडी से आपके पास क्या मिलकर बनता है, जरा बोलो। सारे के सारे आपके पास इंग्लिश मिलकर बनती है, इंग्लिश का हर वर्ड इन्हीं से मिलकर बनता है। तो वैसे आप ऐसा समझिए, ये जो आपके पास ये कितने होती हैं? ये आपके पास 7 होती हैं। ये तो कितनी भी हो सकती हैं ये आपके पास, क्योंकि हम पता ना हम कितने भी वर्ड बना सकते हैं इंग्लिश से, वो 26 लेटर से कितने भी वर्ड बना सकते हैं। तो वही आपके पास क्या है, आपका डिराइव्ड है। मतलब ये 7 जो आएंगे, इन 7 से हम कितने भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, ठीक है। और आपके पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? 2 होती है, जिसके अंदर आपने आपके पास पढ़ा भी बहुत बार, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। ये कितनी भी हो सकती है आपके पास, मैनी आप बोल सकते हो, ठीक है, मैनी, लार्ज आपके पास कोई आपके पास फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पहली बात ये यूनिक होती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसके बारे में, पहला हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास क्या जरा बोलो, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात अभी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये यूनिक क्वांटिटीज होती हैं। कैसी क्वांटिटी? यूनिक, जिनको किसी से बनाया नहीं गया है। ये बात सुनिए, एक हिस्से मिलकर थोड़ी बना, बी हिस्से मिलकर थोड़ी बनाए, ठीक है, ये यूनिक होती है। पहली बात ये समझना है। पहली बात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जरा बोलो, यूनिक होती है, ठीक है। ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती, ठीक। होती कितनी है आपको, ओवरऑल कितनी क्वांटिटीज होती है, जरा बोलो। ये आपके पास 7 आपके पास क्वांटिटीज होती है। अब 7 अगर हम बात करें आपके पास कौन कौन सी होती है, तो आपने ये भी बताया, एक होती है आपके पास मास, ठीक है, फिर होता है आपके पास मास, लेंथ, टाइम,
ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आपके पास एक और होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, उसको इधर ही लिख देते हैं आपके पास, या इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, रुको थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं, लिख जाएगा नहीं तो, ठीक है, इधर मास है, फिर लेंथ है, फिर आपके पास मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, और फिर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक हमारे पास क्या जरा बोलो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इंटेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है आपके पास कि जो लाइट रेडिएशन है आपके पास किसी भी बल्ब से आ रही है वो आपकी आंखों को कितना महसूस हो रही है, दोनों अलग अलग टर्म है। जब इंटेंसिटी वाला हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे उस चीज को भी समझेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ल्यूमिनस आपके पास इंटेंसिटी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि इंटेंसिटी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपसे बोलेगा इंटेंसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है नहीं है करके, तो इंटेंसिटी नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपके पास ये पहला, आपके पास ये दूसरा है, आपके पास तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवीं क्वांटिटी, ठीक। इसकी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी यूनिट किसको किसमें मेजर करते हैं, केजी में, इसको किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, इसमें सेकंड में, इसमें आपके पास ये टाइम, टेम्परेचर को आपका केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, और इसको किसमें मेजर करते हैं जरा बोलो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, जिसको हम बोलते हैं सीडी, क्या बोलते हैं इसको हम, कैंडेला, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी होती है जो आपको महसूस होती है, ठीक है। अब उसको समझेंगे जब आपके पास ईएम वेव वाला पार्ट आएगा उसमें समझेंगे। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, वो तो आपने पढ़ी रखी है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम भी आप बोल सकते हो, या पावर पर यूनिट एरिया बोल सकते हो। मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको पता ही है, जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, तो उनको आपके पास नॉर्मल क्या एक कलेक्शन बनाते हैं कि इतने को हम एक मोल बोलेंगे करके, जैसे हम बोलते हैं ना 12 आपके पास बनाना इक्वल टू 1 डजन, हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए करा है ऐसा। वैसे आपके पास जब आपके पास एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, आयंस होते हैं, तो इनको हम कलेक्शन दे देते, कलेक्शन का नाम दे देते हैं, वो कलेक्शन आपके पास 1 मोल है, और एक मोलिक्यूल आपको बता दिया कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है करके, ठीक है। इतने आते हैं, मतलब उसमें जो भी थिंग्स हम एटम साइंस जो भी हम जिसके बारे में बात करें। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हमने बोला था आपके पास, ये तो हो गया फंडामेंटल आपके पास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा हमारे पास क्या, जरा बोलो, दूसरा हमारे पास है डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई, जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बन रही है, ठीक है, जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल, जिस क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल टर्म आ रहे, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, दो भी होंगे तो फंडामेंटल आपका नहीं रहेगी, वो सिंगल है तो आपका फंडामेंटल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे जरा बोलो आपके पास, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है आपके पास, डिराइव्ड फ्रॉम, आपके पास क्या जरा बोलो, डिराइव्ड फ्रॉम, बड़ी सिंपल सी बात है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। किससे आपको मिलते बनती है जरा बोलो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलते बनती है। आपको एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, स्पीड बता देते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है, बहुत सिंपल सिंपल बात है, बहुत बेसिक बात है। डिस्टेंस बाय क्या होता है जरा बोलो, टाइम। तो डिस्टेंस आपको बताइए, डिस्टेंस क्या होती है हमारे लिए फिजिक्स में। अच्छा, जब मैं लेंथ लिखा था ना, तो ये ध्यान में रखना, उसका मतलब लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ से मतलब नहीं है, वो आपका हाइट, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सबको रिप्रेजेंट करेगी। जब हम मास लेंथ लिखा ना, लेंथ का मतलब वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, हाइट सब चीज के लिए यूज हो रहा है, ये ध्यान में रखना। हमारे सभी लेंथ होता है फिजिक्स में, डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी और यूनिट के अकॉर्डिंग भी, ध्यान में रखना। तो अगर हम डिस्टेंस को लेंथ लिखेंगे, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा जरा बोलो, टाइम।
ये क्या हो जाएगा मीटर और ये क्या हो जाएगा सेकंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक, तो आपके पास जरा देखो ये लेंथ और टाइम दो आपके पास फंडामेंटल टर्म आ गए, दो फंडामेंटल टर्म आ गए, नॉर्मल सी बात ये क्या बन गई डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी बन गई। ठीक, ऐसी बहुत सारी बनाई जा सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसके बाद एसिलेशन भी बना सकते हो, एसिलेशन होता है आपके पास वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, हमारी वेलोसिटी से मतलब है चेंज इन वेलोसिटी बाय हम आपके पास इन जनरल टाइम डिफाइन कर देते हैं अगर एग्जैक्ट डिफाइन करना है तो। ठीक है, तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की हमारे लिए क्या हुई जरा बोलो लेंथ हुई, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखूंगा तो टाइम इंटू टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा जरा बोलो स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा बोला ना, इसको चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लिखो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है लेंथ है, तो लेंथ बाय टाइम की लिखा तो टाइम इंटू टाइम क्या आएगा टाइम का स्क्वायर आएगा, तो फिर से क्या इसकी यूनिट अगर बनाओगे तो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिराइव्ड हो रही है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। बाकी आप इसमें बेहिसाब एग्जांपल बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उतना काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे नॉर्मल सी बात है, हमें एक एक बार समझ लेना है थोड़ा थोड़ा क्या है करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास तीसरा था, तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्लीमेंट्री आपके पास सप्लीमेंट्री, ठीक है सप्लीमेंट्री आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो आते हैं, आपको पता भी है प्लेन एंगल आता है, सॉलिड एंगल आता है। तो अगर हम पहला अगर बात करें प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल आपके पास क्या होता है, पहली बात ये एंगल कहां होता है जरा बोलो 2D, एंगल इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब कोई पार्टिकल अगर आपका प्लेन में चल रहा है, जैसे यही प्लेन है, इसमें पार्टिकल आपके पास चल रहा, सपोज किया किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चले गया। ठीक, यहां से आपके पास सपोज किया यहां से यहां चले गया, ये जो कवर किया इसको हम क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं। ये आपके पास रेडियस है, बहुत ही बेसिक सी बात है, ये आर हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक, कोई आर्क किसी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं प्लेन एंगल बोलते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आपके पास क्या बोलो प्लेन एंगल। इसका मतलब क्या है, द एंगल आपके पास सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो प्लेन एंगल बोलते हैं। और अगर हम बात करें प्लेन एंगल आपके पास कितना अगर आपके पास आता है तो इसको भी हम देख सकते हैं। प्लेन एंगल की कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं जरा बोलो, इसको देख सकते हैं आपके पास ये कितना है क्या करके, यहां से एंगल इक्वल अगर हम थीटा इक्वल अगर डिफाइन करें क्या लिख सकते हैं, यहां से एंगल इक्वल क्या होता है जरा बोलो आर्क, आर्क की वैल्यू आपको एल बाई आपको कितना आएगा रेडियस आएगा, आएगा बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक, और अगर आपसे बोल दिया टोटल प्लेन एंगल कितना होता है तो टोटल के लिए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल के लिए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टोटल घूमना पड़ेगा, टोटल प्लेन एंगल के लिए टोटल घूमना पड़ेगा, तो टोटल घूमूंगा तो कितना कवर कर लूंगा 2πr। तो टोटल अगर प्लेन एंगल अगर हम डिस्कस करें, ठीक है यहां पर डिस्कस कर रहे हैं टोटल प्लेन एंगल, टोटल प्लेन एंगल, तो आपके पास कितना आ जाएगा टोटल प्लेन एंगल के लिए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2πr डिवाइडेड बाय आर, तो सेम ही रहेगा चाहे तुम पूरे पे चले जाओगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो 2π। इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन होती है। अब आप कहोगे सर ये सप्लीमेंट्री के अंदर क्यों रखी गई है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप यहां से इसके यूनिट डिराइव नहीं कर सकते, ये आ रहा मीटर, ये आ रहा मीटर, क्योंकि एंगल हो तो किसी में तो मेजर करोगे ना, कुछ तो मेजर करोगे, एंगल बताओगे सो इतना है करके कितना है, तो आप इसकी यूनिट डिफाइन नहीं कर सकते, इनसे यूनिट डिराइव नहीं करते, तो इसका हम यूनिट आपका सप्लीमेंट यूनिट देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। और इनकी जो सप्लीमेंट यूनिट होती है क्या होती है, इसकी यूनिट आगे इसकी यूनिट क्या होती है बोलो, किसमें मेजर करते हैं प्लेन एंगल को, रेडियन में मेजर करते हैं। और आपको एक बात ध्यान में भी रखनी है, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा यूनिट के साथ कहीं पर भी अगर टर्म्स आ रहे जैसे करंट का टर्म है, डिस्टेंस का टर्म है, और एंगल भी अगर कहीं पर आ चुका है पूरे रिलेशन मैथमेटिकल, तो ध्यान में रखना एंगल को डिग्री में नहीं लिखना है, एंगल को उसमें किसमें लिखना है रेडियन में, ये समझ में आना चाहिए। अगर आपने डिग्री में लिख के अगर कैलकुलेशन करती हो तो आंसर गलत आएगा, एंगल किसमें होना चाहिए रेडियन में, ये समझ में आना चाहिए। ठीक, और टोटल एंगल कितना होता है 2π। दूसरा इसी में हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, दूसरा हमारे पास क्या होता है जरा बोलो, दूसरा हमारे पास यहां से आपके पास निकल गया, आपके पास क्या जरा बोलो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल अगर हम देखें तो नॉर्मल सी बात, सॉलिड एंगल पहली बात आपके पास कहां बनता है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के, हमने कहा ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस में हमने आपके पास एक कोई भी एक छोटा सा आर्क कंसिडर कर लिया, ठीक है, कैसा आर्क है, एरियल आर्क है, ठीक है, एरियल आर्क है। जब ये जो एरियल आर्क इसके सेंटर पर जो एंगल बनाता है, ठीक, ये जो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना पूरा का पूरा रीजन आपके पास, आप ऐसा समझिए फुटबॉल है और फुटबॉल में एक कोई भी व्हाइट या आपके पास जो ब्लैक स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए और आपके पास ऐसा समझिए कि आपके पास सेंटर में कुछ एंगल बना रहा होगा, ये जो एंगल बना रहा होता है ना, ये जो एरियल आर्क जो एंगल बना रही होती है, अब मुझे बताइए ये आर सारी सेम होंगी या डिफरेंट होंगी, क्योंकि स्फेयर के सरफेस से हो, ये सरफेस पे स्ट्रिप है, तो आर सारी क्या होंगी, सेम होंगी, वो लग रहा अलग अलग होंगे लेकिन सेम होंगी, खुद ही दिमाग लगाइए, वो स्ट्रिप है और वहां से सब डिस्टेंस सेम ही होंगे, सेंटर पर हम ज्वाइन कर रहे हैं सरफेस से, ठीक, ये समझ में आना चाहिए। तो डिफाइन कैसे करते हैं, कोई भी एरियल आर, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, आप ऐसे भी हो सकते हो कोन भी, ऐसे करके आप कोन बना सकते हो, ये कोन है आपके पास जो एंगल बनाया गया ऐसे करके, इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, सॉलिड एंगल बोलते हैं। पहली बार एंगल कहां होता है, ये 3D में होता है, एंगल इन 3D, ये समझ आने से, कहां एंगल होता है जरा बोलो, 3 डायमेंशन में। डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल आपके पास, एंगल सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंडेड बाई एरियल आर्क एट द सेंटर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक, ये समझ आना चाहिए। तो लिखोगे कैसे, इस छोटे से एरिया को हमने थोड़ी देर के लिए आपका डीए बोल दिया और आपका रेडियस बोल दिया, ठीक, डी ओमेगा इक्वल क्या करेंगे जरा बोलो, एरियल आर्क, एंगल इक्वल क्या होता है, आर्क, आर्क की जगह कौन सा आएगा इस बार, एरियल आर्क आएगा, एरियल आर्क की वैल्यू क्या है जरा बोलो, डीए डिवाइडेड बाय क्या करूंगा जरा बोलो, यहां पर क्या आता है, रेडियस का स्क्वायर आता है, क्यों आता है, अब जरा सुनना, आपको पता है इसकी डायमेंशन क्या जरा बोलो, मीटर स्क्वायर है, और ये नीचे आपके पास ये क्या है, ये क्या जरा बोलो, ये भी मीटर स्क्वायर, आप आर लिखोगे ना तो ये मीटर हो जाएगा, अगर आप इसको आर लिखोगे ना, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, मीटर से कैंसिल आउट हो मीटर आ जाएगा, एंगल आपके पास, आप सॉलिड एंगल की यूनिट मीटर बना रहे हो, सही बात है, गलत गलत हो जाएगा ना, सॉलिड एंगल आपको मीटर में थोड़ी मेजर होगा, तो इसलिए हम आपके पास डायमेंशन आपको समझ में आना, करेक्ट करने के लिए हम आपको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे जरा बोलो, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर आपके पास मीटर स्क्वायर होना चाहिए, समझ आई नहीं ये बात, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो नॉर्मल सी बात, इसकी यूनिट वैसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो वैसे इसकी यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, यूनिट आपको पता ही है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, क्या होती है, स्टेरेडियन, ये समझ में आना चाहिए। और एक और बात नोट करके लिख लेना, अगर आप यहां अगर देखोगे, सुनना ध्यान से, अगर आप टोटल सॉलिड एंगल देखोगे, टोटल सॉलिड एंगल अगर आप देखोगे तो नॉर्मल सी बात है, मतलब पूरा एंगल कितना बनेगा, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट के सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, इसके फॉर एग्जांपल स्फीयर के लिए अगर आप बात करोगे तो टोटल एरिया आएगा, जैसे उसमें टोटल आर्क आई थी, आर्क लेंथ 2 पाई आर आई थी, इसमें जो टोटल आपके पास एरिया आएगा वो कितना आएगा जरा बोलो, ये डीए कितना आएगा पूरे स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा इक्वल, अगर आप इसको टोटल अगर निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो ओमेगा, और आर स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, तो आर स्क्वायर बाहर लिख देना, कितना हो जाएगा, डी आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, और डी आपको इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बोलो, ये आपके पास ये डी का इंटीग्रेशन पूरा का एरिया कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 पाई, क्या आ जाएगा इससे रेडियन, क्या आ जाएगा इससे रेडियन। तो ये समझ में आ गई होगी आपकी बात, इसकी जो यूनिट आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 पाई इससे रेडियन। अब आपको कि सर ये क्या सिर्फ, जैसे हमने तो अभी सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया ना, लेकिन मैंने कहीं पे सॉलिड आपके पास स्फीयर नहीं लिखा है, ये ध्यान में रखना, ये जो 4 पाई लिखा होता है ये 4 पाई सब के लिए होता है। अब ऐसा दिमाग लगाओ ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट के सेंटर पर आप एंगल देख रहे हो, उसको क्या मतलब, बाहर सेम साइड से क्या मतलब, समझ आ रहा है, आप सोच रहे हो कि यहाँ तो 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो तब जाके 4 पाई आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से इमेजिन किया होता है कि एक पॉइंट सोर्स है और आपके पास किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सेंटर पर, और उससे लाइट निकल रही है, ऐसे करके लाइट निकल रही है, ऐसे करके, तो जब ये लाइट अगर निकलेगी किसी भी, अगर आपके पास पॉइंट पर, जब आप किसी भी पॉइंट सोर्स को किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सेंटर पर रखोगे तो हर डायरेक्शन में आपके पास लाइट स्प्रेड करेगा, तो टोटल हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर रीजन में अपनी लाइट को छोड़ ही देगा, वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो उसी तरीके से हमें इमेजिन करना पड़ता है हर ऑब्जेक्ट में, ये ध्यान में रखना, ये आपके पास जो है सॉलिड एंगल होता है 4 पाई होता है।
इंडिपेंडेंट फ्रॉम, आप ऐसा बोल सकते हो ये किससे इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में रखना, ये किससे इंडिपेंडेंट रहता है, ये जो आपने आपको लिखा है इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारे पास, आपके पास क्या, सॉलिड एंगल। तो आज हमने डिस्कस किया, आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। आज हमने आपको डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने ये देखा कि अब x इक्वल टू एन यू के फॉर्म में जो लिखा जाता है या न्यूमेरिकल नंबर टाइम्स यूनिट के फॉर्म में जो एक्सप्रेस की जा रही है, जिसको मेजर किया जा रहा है, वो आपके पास क्या जा रहा है, बोलो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर उसके बाद हमने देखा यूनिट क्या है। यूनिट क्या होता है, कोई भी कंपैरिजन टर्म जिसके कंपैरिजन में चीजें मेजर की जा रही हैं, जिसके कंपैरिजन में चीजें मेजर की जा रही है, वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है यूनिट। ठीक, कुछ भी यूनिट कुछ भी बनाई जा सकती है, कुछ भी रैंडमली, और बनाने के लिए आते भी है, क्वेश्चन आते भी है, वो करा दूंगा, वो टेंशन नहीं है, वो डायमेंशन वाले का पार्ट है, वो भी करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, पता ही है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। डिराइव्ड में 7 है, और 7 आपको बताइए आपके पास क्या क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, आपके पास करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। फिर उसके बाद हमने देखा डिराइव्ड कितनी बनाए जा सकते हैं, जो भी सप्लीमेंट्री, ये जो भी फंडामेंटल टर्म्स आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा किसी में भी, वो सब क्या बन जाएंगे, वो सारे के सारे डिराइव्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट हमने आपके पास क्या देखा, हमने देखा उसके बाद सप्लीमेंट्री के अंदर 2 आती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये ध्यान में रखना है। इनकी यूनिट हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, होती नहीं है, ये आपको बताइए, यहाँ से आप डिराइव नहीं कर सकते, आपको समझ आ रहा है, मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बना नहीं सकते, तो हम एडिशनल सप्लाई करते हैं, और जब एडिशनल सप्लाई करते हैं इसलिए इनको सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है। और आपको पता भी है इसकी यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की आपके पास रेडियन, इसकी हिस्ट्री रेडियन, और आपको ये समझ में आना चाहिए 4 पाई ये सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि आपके पास ये सिर्फ सॉलिड स्फीयर के लिए होगा, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सेंटर में जो एंगल बनता है वो 4 पाई होता है, ध्यान में रखना। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कोई क्वेरी हो तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ओके लिख दीजिए, फिर उसके बाद क्लास एंड कर देते हैं। ओके, बाकी क्लास की टाइमिंग यही है, क्लास की टाइमिंग यही है, वो आज तो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, क्या हमें भी ज्यादा आइडिया नहीं क्या इशू आ रहा था करके, तो इशू आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, अदरवाइज क्लास की टाइमिंग यही है, और कोशिश करिए कि लाइव ज्वाइन हो, लाइव ज्वाइन एटलीस्ट, मतलब 1-2 तो कर ही लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तभी आएगी, मैंने आपको बताया भी, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम इशू है, उसको देख लिया जाएगा जो भी होगा। लाइव ज्वाइन करो, लाइव ज्वाइन करने से आपका फायदा है, क्योंकि अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको पता है कि ये इकट्ठा होते चले जाएगा, जब इकट्ठा होगा तो आप उसको फिर कलेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको मैंने पहले बता रखा कि यूनिट है 22, और 22 अगर यूनिट है, इसमें आपको पता है कि बहुत सा ढेर सारा आपके पास कंटेंट है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आधे 1 घंटे में आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आधे 1 घंटे में, लेकिन कोशिश ये करें कि लाइव से लाइव आपके पास ज्वाइन किया जाए, लाइव एटलीस्ट अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल।